नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के मामले में 2022 के स्पेशल कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने सजा और दोष सिद्धि के खिलाफ दायर सभी अपीलें खारिज कर दी। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने इस हादसे में मारे गए पीड़ित जनों के परिवार वालों के मुआवजे के मामले में भी एक बड़ा आदेश दिया है। मामले में वकील और जांच टीम के सदस्य क्या कह रहे हैं, सबसे पहले सुनिए। सुनवाई जो है वो मार्च 2025 से चल रही थी ऑन अ डे टू डे बेसिस, और इसके बाद में आज ये जजमेंट नामदार हाई कोर्ट ने, डिवीज़न बेंच ने ये जजमेंट दिया है। अभी तो जजमेंट जो है वो अपलोड हुआ नहीं है, वो मैंने देखा नहीं है। इन डिटेल जजमेंट जो है वो देखने के बाद में मैं डिटेल में बता सकता हूँ, मगर आज जो प्रोनाउंसमेंट जो है वो हुआ है उसके अंदर नामदार गुजरात हाई कोर्ट ने आज ये 38 एक्यूज का जो डेथ सेंटेंस था वो ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था वो कंफर्म किया है, और 11 एक्यूज जो था जिसको डेथ नहीं हुई थी मगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी टिल द डेथ ऑफ दैट एक्यूज, वो जो है वो भी उनकी अपील जो है वो खारिज की है। ये जब 2008 में जब ब्लास्ट हुआ तो अहमदाबाद से ठीक पहले जयपुर में भी हुआ था। इससे पहले इंडिया के अलग अलग और भी शहरों में ब्लास्ट हुए थे, मगर कोई केस सॉल्व नहीं हो पाया था। जब अहमदाबाद में हुआ तब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कड़ी मेहनत की इसमें टीमें बना के, और 20 दिन के अंदर अंदर हमने काफ़ी महत्वपूर्ण एक्यूज को हमने पकड़ लिए थे और पूरे केस का खुलासा कर दिया था। और इन लोगों की पूछताछ से पूरे देश में जहाँ जहाँ ये इंडियन मुजाहिदीन ने ब्लास्ट किए थे वो सारे ब्लास्ट जो है वो डिटेक्ट हुए थे, और इसके लिए क्राइम ब्रांच ने 4 महीने तक लगातार मेहनत की, सारे चार्जशीट किए, 4 अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिवाइस पे रैंक के हमने बनाए गए थे, और ये केस का ट्रायल भी बहुत लंबा चला, उसमें भी सतत मेहनत की गई। उसके बाद भी ये अपील हुआ, उसमें भी कंटिन्यूस फॉलोअप रहा, और काफ़ी सारी चीज़ें जो पूरे इंडिया में एक दूसरे के साथ संलग्न थे हमने इकट्ठी की, सब लोगों के साथ मिलके, सारी एजेंसियों के साथ मिलके हमने इंफॉर्मेशन साझा की। इसकी वजह से सबको इंफॉर्मेशन भी मिली और हमें भी काफ़ी कुछ सहयोग मिला पूरे देश की पुलिस का, और इस तरीके से ये पूरा केस सॉल्व हुआ। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि एक भी ब्लास्ट इंडिया में नहीं हुआ था। 18 साल पहले अहमदाबाद में 21 ब्लास्ट हुए, एक के बाद एक, 70 मिनट के भीतर, 1 घंटे 10 मिनट में। कई लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग घायल हुए, कई परिवार उजड़ गए। मामला हमारे यहाँ अदालतों में चलता रहा, जांच हुई, आरोपी बने, फिर उसके बाद हमारी न्यायिक प्रक्रिया जिस तरीके से चलती है, लोअर कोर्ट में मामला चला, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ये मामला पहुंचा। 18 साल के बाद उन 38 दोषियों को, जिनको लोअर कोर्ट ने दोषी माना था, स्पेशल कोर्ट ने, उसमें उनकी सज़ा को बरकरार रखा गया। अब सवाल इस बात का है कि अगर 18-18, 20-20 साल लगेंगे हमारे यहाँ, हमारे देश में इस तरीके की घटना के न्याय व्यवस्था में, पीढ़ियाँ बदल जाती हैं, तो एक सवाल इस खबर के साथ ही खड़ा हो जाता है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया में आखिर इंसाफ दिलाने में इतना विलंब क्यों। ये सवाल अपनी जगह पे कायम है, लेकिन जो कुछ उस दिन अहमदाबाद में हुआ वो कभी न भूलने वाले जख्म दे करके गया। ये तस्वीरें आप एक एक करके देख रहे हैं, ये ब्लास्ट के बाद की वो तस्वीरें हैं जहां जो लोग घायल हुए या जिन लोगों की जान गई, जिस तरीके से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, या खून जिस तरीके से बिखरा पड़ा था सड़कों पर, वो तस्वीरें आज भी लोगों की रूह फना करने के लिए काफ़ी हैं। इस हमले की साजिश कैसे रची गई, किस तरीके की ट्रेनिंग थी, जिन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। हमले का ताना बाना 2007 में केरल के एर्नाकुलम जिले के जंगलों में बुना गया।
सिमी प्रमुख सफदर नागौरी की अगुवाई में एक सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया। हथियारों और फिटनेस की ट्रेनिंग इन्हीं जंगलों में दी गई। हमले के मास्टरमाइंड यासीन भटकल, मुफ्ती अबू बशर और अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फ तौकीर थे। हमले का ताना बाना 2007 के केरल के एर्नाकुलम जंगलों में बुना गया, जैसा हमने आपको बताया। और उसके बाद इस ताने बाने का जो नज़ारा था, जो घटनाक्रम था, जो तस्वीरें सामने आई, वो आपकी स्क्रीन पर है। धमाकों को कैसे अंजाम दिया गया ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इन धमाकों को जिस तरीके से प्लान किया गया, जिस तरीके की साजिश रची गई, वो भी कम बड़ी खतरनाक नहीं थी, बहुत बड़ी साजिश थी। धमाकों को 26 जुलाई 2008 की शाम 6:45 पर धमाके शुरू होते हैं। एक के बाद एक 21 धमाके 70 मिनट के अंदर पूरे शहर में बम फटे। 21 एक के बाद एक जगह से खबर चलती तब तक दूसरी जगह आतंकियों ने स्थानीय बाजारों से नई साइकिलें खरीदी थी और इन्हीं साइकिलों पर बॉम्ब्स को प्लांट किया गया था। टिफिन के भीतर इन्हें छिपाया गया और फिर ये साइकिलें जगह जगह खड़ी कर दी गईं। शहर के महत्वपूर्ण जगहों पर, भीड़ भाड़ वाले बाजारों में, बस स्टैंड पर, रिहायशी इलाकों में, ऐसी जगहों पर इन्हें पार्क किया गया जहां ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। आतंकियों ने बेहद क्रूरता के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया, रणनीति बनाई। अहमदाबाद सिविल अस्पताल और एलजी अस्पताल में भी बम प्लांट किए गए थे। आतंकवादी यहां तक जानते थे कि अस्पताल पहुंचेंगे। धमाकों से कुछ मिनट पहले मीडिया चैनल्स को इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से एक ईमेल भी भेजा गया था, जिसमें हमले की चुनौती खुले रूप में दी गई थी, यानी रोक सकते हो तो रोक लो। आतंकवादियों के हौसले किस कदर बुलंद थे समझा जा सकता है। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से माइक्रो प्लानिंग की गई कि आप किसी जगह पर अगर बॉम्ब को प्लांट करते हैं, बॉम्ब को प्लांट करने के बाद, फटने के बाद लोग घायल होंगे, लोगों को अस्पताल जाने की नौबत आएगी, तो अस्पताल के अंदर भी जाकर के और बॉम्ब्स प्लांट कर दिए गए। आतंकवादी हमले में जानमाल का भारी नुकसान हुआ। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। अहमदाबाद थर्रा उठा था। जिस तरीके से अहमदाबाद में आतंकियों ने हमला किया, वो किसी को भी परेशान करने वाला हो सकता है। कुल 56 मासूम लोगों की जान गई, 240 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, अपंग हुए हैं बहुत सारे लोग। अहमदाबाद शहर में दहशत का माहौल था जिस समय यह घटना हुई, जिस दिन यह घटना हुई, और उसके बाद भी कई दिनों तक बाजार, व्यापार, कारोबार, स्कूल, कॉलेज पूरी तरीके से बंद रहे, व्यवस्थाएं ठप हो गई, क्योंकि पता नहीं किस लेवल पर जाकर के आतंकियों ने प्लान किया है। इस बात की आशंका को पता करने में भी कुछ समय लगा। जिस तरीके से इस हादसे को, इस घटना को प्लान किया गया था, आतंकवादी घटना को जिस तरीके से प्लान किया गया था, बड़ी चीज यह थी कि अस्पताल को भी निशाना बनाया आतंकवादियों ने। ये कितने क्रूर हैं, कितनी ज्यादा क्रूरता इनके भीतर छिपी है, ये इसी बात से पता चलता है कि जब लोगों को सबसे ज़्यादा इलाज की ज़रूरत होगी, जहां वो इलाज के लिए पहुंचने वाले थे, उन जगहों पर भी बॉम्ब्स प्लांट किए गए। आतंकियों ने सिविल अस्पताल में करीब अन्य इलाकों में जिस तरीके से धमाके हुए, आतंकी जानते थे कि शहर में धमाके होते जाएंगे, घायलों को अस्पताल लाया जाएगा, डॉक्टर, तीमारदार, एम्बुलेंस ड्राइवर, मीडियाकर्मी यहाँ जुटेंगे, और वैसे ही वहाँ पर भीषण कार ब्लास्ट हुए। सिविल अस्पताल परिसर में इतना शक्तिशाली धमाका हुआ, वहां मौजूद कई डॉक्टर, नर्स, तीमारदार, स्ट्रेचर व्हील ऑन द स्पॉट मारे गए। अस्पताल की इमारत और एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। जब अस्पतालों की यह हालत बनी तो मरीजों को इलाज मिलना मुश्किल हो गया। सिविल अस्पताल और एलजी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था।
क्रूरता की सारी हदें पार की गई और निशाना जिन आम लोगों को बनाया गया वो आम हिंदुस्तानी ही थे। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए थे और ये आतंकवादी घटना होती है। इसके बाद आतंकी घटना के बाद जैसा हमारे यहाँ होता है, एक जांच टीम बनी, जांच टीम का गठन हुआ और इसके बाद पहला सुराग जिस तरीके से सामने आया वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। धमाकों के तुरंत बाद तत्कालीन गुजरात सरकार ने इसकी जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंपी। इस विशेष टीम की कमान तत्कालीन ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशीष भाटिया के हाथों में थी। जांच टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों के मुताबिक केस की संवेदनशीलता को देखते हुए टीम के 4 सदस्य 4 महीने तक अपने घर नहीं गए। लगातार कोशिश करते रहे। साइकिलों की चेचिस नंबर होती है, उनको ट्रैक करते रहे। बाजारों से सीसीटीवी फुटेज और तमाम इस तरीके के जो सबूत थे उन्हें ये स्पेशल टीम जुटाती रही ताकि आतंकवादियों का सुराग मिले। 4 महीने तक जब जांच टीम घर न जाए तो आप इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझ सकते हैं, लोगों का दर्द समझ सकते हैं। उस समय की सरकार का क्या हाल होगा, लोगों का क्या हाल होगा, क्या जवाबदेही होगी, इस बात की भी गंभीरता का पता लगता है। पहली बड़ी गिरफ्तारी और आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ कैसे हुआ, यह भी बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा था कि पुलिस ने आजमगढ़ से इस धमाके के मुख्य साजिशकर्ता मुफ्ती अबू बशर को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ यानी उत्तर प्रदेश। बशर युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन में शामिल करता था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सिमी प्रमुख सफदर नागौरी समेत 11 राज्यों से आतंकवादियों को धर दबोचा। पुलिस ने आजमगढ़ से इस धमाके के मुख्य साजिशकर्ता मुफ्ती अबू बकर को गिरफ्तार किया। 11 राज्यों तक इस पूरी घटना के नेटवर्क का विस्तार था। केरल यानी भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से में इस घटना का ताना बाना बुना गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया गुजरात में। पहली गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में और इसके बाद देश के 11 और राज्य। विशेष अदालत का ऐतिहासिक फैसला पहले आया 2022 फरवरी में। अदालत ने जिस तरीके के तथ्य देखे, जो सबूत जांच टीम ने जुटाए थे, उसके आधार पर जो फैसले लिए, कुल 77 आरोपियों के खिलाफ यह मुकदमा चलाया गया और कोर्ट ने 49 आरोपियों को दोषी करार दिया। सबूतों के अभाव में 28 लोगों को बरी भी किया गया। देश में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी कोर्ट ने एक साथ 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। 11 दोषी अन्य थे जिन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। 38 दोषी जिन्होंने इस पूरे क्राइम एपिसोड को फ्रंट लाइन पर जाकर के अंजाम दिया। 11 लोग ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से मदद की होगी, वाया उनके किसी जगह से किसी ने सामान पहुंचाया, किसी ने कुछ किया। तो इस तरीके की जो स्थितियां थी उसमें 11 लोगों को उम्र कैद उनके कृत्य के हिसाब से और 38 लोगों को फांसी की सजा। हाईकोर्ट ने जब ये मामला लोग उस कोर्ट से निकला आया तो हाईकोर्ट में से चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने जो फैसला है उसे बरकरार रखा है। जिस बात को अदालत ने महत्वपूर्ण तरीके से अपना फैसला देते हुए कहा है वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। हाईकोर्ट ने माना कि 38 आतंकियों ने अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में किया है, द रेस्ट ऑफ द रेयर। इसलिए विशेष अदालत द्वारा जो इन्हें फांसी की सजा दी गई वो बिल्कुल सही थी। हमले की साजिश में शामिल अन्य 11 दोषियों को निचली अदालत द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को भी हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। आजीवन कारावास को हाई कोर्ट ने सही माना है। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि 30 मार्च 2027 तक सभी पीड़ितों को मुआवजा दे दिया जाए।
मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा इस प्रकरण में दिया जाना तय है। मामूली रूप से जो घायल हुए उन्हें भी कोर्ट का आदेश है कि 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये जो 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है या 11 लोगों को जो उम्र कैद की सजा दी गई है, वैसे तो जेल में ही है, लेकिन ये इंप्लीमेंट अभी होने नहीं जा रही है। इंप्लीमेंट तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट भी इस पे मोहर लगा देगा। उसके बाद भी ये आतंकी अपने बचाव का रास्ता निकालते हैं। हमारे देश के कई ऐसे वकील हैं कि जब कसाब को भी फांसी होनी थी तो आधी रात में सुप्रीम कोर्ट को खुलवाया, राष्ट्रपति के पास ले गए। ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में जिनको इस देश में जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है। लेकिन हुआ वही, न्याय हुआ उस समय पे भी और उम्मीद इस मामले में भी है। अहमदाबाद की हवाओं में बिखरा बारूदी धुआं 18 साल पहले एक दिन छट गया, लेकिन अपनों को खोने का जो गम है, परिवार के दिलों में जो सुलगती आग है, वो आज हाईकोर्ट ने जब स्पेशल कोर्ट के फैसले पर मोहर लगाई है तो थोड़ी सी ठंडक पहुंची होगी, लेकिन ये इससे भी ऊपर की अदालत में जाएंगे। गुजरात हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सिर्फ 38 लोगों की आतंकियों की फांसी पर कानूनी मुहर नहीं है, बल्कि उन 56 बेकसूर माता पिताओं के परिवारों के मासूम बच्चों के आत्माओं के लिए सच्चा तर्पण भी है, जिनकी सांसें उस काली शाम को छिन गईं। यह इंसाफ उन डॉक्टरों और तीमारदारों के बलिदान का भी है, उनका भी सम्मान है, जिनकी मदद अस्पताल में होनी थी, जो लोगों को लेकर के अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन आतंकियों ने अस्पताल में भी बॉम्ब प्लांट किया था। और ऐसे तमाम डॉक्टर जो कई लोगों की जान बचा सकते थे, वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। वक्त भले लंबा लगा, लेकिन भारतीय कानून ने एक बार फिर से संदेश दिया है कि देश की संप्रभुता को, बेगुनाहों का खून बहाने वाले दरिंदों को इस देश में माफी नहीं है। वो किसी भी कोने में छिप जाएं, हमारे देश की व्यवस्था उनको ढूंढ निकालेगी और ढूंढ निकालने के बाद एक दिन फांसी के तख्ते तक पहुंचा कर लेगी। आज उन आंसुओं को एक सुकून मिला होगा जो कई साल से इंसाफ की आस में बह रहे थे। यही वजह है कि जिस राष्ट्र को हम देखते हैं, जिस भारत की हम बात करते हैं, उस भारत के आम लोगों को भारतीय कानून व्यवस्था के जरिए ये लगातार एहसास होता है कि वो इस देश के किसी भी कोने में रहते हों, हमारे देश के भीतर की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुराख हैं, लेकिन उन सुराखों को समय समय पर न सिर्फ भरा जाता है, बल्कि इस तरीके की व्यवस्थाओं को माकूल और मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया जाता है जहां दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आतंकवाद इस देश का नासूर है। इस देश के भीतर बहुत सारे ऐसे हैं जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने पर आमादा हैं। ये फैसला ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग या आतंकवादियों के लिए एक सबक है कि भारत बदल रहा है। और कल्पना कीजिए जिस दिन ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, 38 लोगों को एक साथ फांसी दी जाएगी, बहुत बड़ा सबक होगा दुनिया के लिए भी। हमारे देश में एक इमारत ऐसी भी है जिसको लेकर बार बार विवाद होता है, और विवाद इस बात पर होता है कि वो इमारत दरअसल है क्या। हिंदुओं का अपना दावा है और मुस्लिमों का अपना एक शक्ल है। इतिहास के पन्नों में उसका अपना एक स्थापत्य है और कई लोग उसे वक्त के गाल पर थमा हुआ एक आंसू भी कहते हैं। इस इमारत को आप बेहतर पहचानते हैं, ताजमहल या तेजो महाल। ताजमहल में मंदिर होने के दावे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में दायर एक रिट याचिका पर केंद्र सरकार और एएसआई को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। यह याचिका 3 जुलाई को अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन समेत 5 लोगों की ओर से दाखिल की गई थी।
इस याचिका में मांग की गई है कि ताजमहल परिसर के अंदर अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर होने की घोषणा की जाए। अब ये पूरा विवाद क्या है, किस तरीके की ये स्थितियां बनी हैं, हाईकोर्ट की कार्रवाई का मुख्य कारण क्या है, ये सारी चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताजमहल देखने ऐसा कौन होगा जो नहीं गया होगा। लेकिन जो लोग जाते हैं उनके सामने जो हमारा इतिहास रखा जाता है वो अलग है। याचिकाकर्ताओं ने पहले आगरा की दीवानी अदालत में याचिका लगाई थी। इसके बाद ताजमहल का वैज्ञानिक सर्वे कराने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई थी। आगरा की अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता हाई कोर्ट पहुंचे थे। हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए सीधे तौर पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत एएसआई और केंद्र से उसका आधिकारिक पक्ष मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने जिस तरीके की अपील आगरा की दीवानी अदालत में की, उसके खारिज होने के बाद यह पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और वहां से ये चीजें अब आगे बढ़ रही हैं। मजबूरी या जरूरी कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया उसमें यह था कि पहले एएसआई यानी इस इमारत का जो संरक्षण करने वाला हिस्सा है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा जो इस तरीके की इमारतों के बारे में विशेषज्ञता रखता है उसका क्या कहना है और सरकार का क्या कहना है, इस बात को अदालत समझना चाहती है। अब सवाल यह है कि आखिर याचिकाकर्ताओं के तर्क क्या हैं, उन्होंने क्या दलीलें अदालत के सामने रखी हैं जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने इसे मंजूर किया और अब जवाब मांगा है। यह चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर ऐसे कौन से तर्क रखे गए याचिकाकर्ताओं की तरफ से। याचिका में दावा किया गया है कि ताजमहल की इमारत 109 हिंदू प्रतीक चिन्हों के साथ है, जो इसके हिंदू मंदिर यानी तेजो महालय होने का संकेत देती है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि स्मारक के कई हिस्से और मंजिलें बंद हैं। मौखिक साक्ष्यों के बजाय वहां की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कोर्ट की निगरानी में वीडियोग्राफी भी जरूरी है। याचिका में दावा किया गया है कि जिस तरीके के हिंदू प्रतीक चिन्ह इस इमारत में देखने को मिलते हैं, आखिर उनका क्या महत्व है, क्यों हैं वो? क्योंकि मुस्लिम शासनकाल में या मुगलिया शासनकाल में हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को ऐसी किसी इमारत पर तो रखा नहीं जाएगा, लगाया नहीं जाएगा, बनाया नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा स्ट्रक्चर ऐसा है जो हिंदुओं का था और उसको डिमोलिश करके या उसकी रूपरेखा बिगाड़ करके, उसकी भव्यता दिव्यता को नष्ट करके और अपनी तरह से उसको तैयार किया गया है। अब जब यह मामला अदालत में है, याचिकाकर्ताओं की दलील से अदालत प्रभावित हुई है, उसने जवाब तलब किया है, तो फिर यह मामला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में जो कहा है वो बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी दलीलों का ही असर रहा होगा जिसकी वजह से अदालत को यह आदेश देना पड़ा। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रत्येक नागरिक को अपने आराध्य की पूजा का पूरा अधिकार है। ठीक बात है, भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है। चूंकि उनके दावे के अनुसार परिसर के भीतर भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान है तेजो महालय में, इसलिए हिंदुओं को वहां पर दर्शन और पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के अयोध्या फैसले का भी हवाला दिया गया है। तर्क दिया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 के तहत अदालतों के पास विवादित तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए सर्वेक्षण टीम नियुक्त करने का अधिकार है।
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि एएसआई द्वारा परिसर के भीतर जिस तरह से संरक्षण किया जाता रहा है, मुसलमानों को नियमित नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है, वो गैर कानूनी है। अब यहां से मामला आगे बढ़ रहा है। विवाद की शुरुआत कैसे हुई, इस बात को भी समझिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल तक ये इमारत दूसरी तरह की थी और अब ये ऐसी हो गई। जो विवाद सामने आए उसकी जड़ में क्या बातें हैं। 1965 में ताजमहल द ट्रू स्टोरी नाम की एक किताब आई। इसमें दावा किया गया कि ताजमहल इस्लामी मकबरा नहीं है बल्कि एक प्राचीन हिंदू मंदिर और महल परिसर है जो तेजो महालय कहा जाता था। ओक का दावा था कि शाहजहां ने जयपुर के राजा जयसिंह से इस मंदिर को छीना और फिर इसे मकबरे का रूप दे दिया। इस पूरे विवाद की जड़ इतिहासकार लेखक पीएन ओक की यह किताब है। अब ओक ने अपनी किताब में क्या तर्क दिए हैं ये भी हम आपको बताते हैं, ताकि आपको यह समझ में आए कि जिस किताब का आधार लिया गया है उसमें इतिहासकार क्या कह रहा है। ओक ने तर्क दिया कि ताजमहल शब्द किसी मुगल दस्तावेज में नहीं मिलता, ताजमहल नहीं मिलता। यह शब्द तेजो महालय का बिगड़ा हुआ रूप है। तेजो महालय यानी शिव मंदिर। उन्होंने दावा किया कि इमारत के गुंबद पर बना कलश, मंदिर की नक्काशीदार दीवारों पर कमल के फूल, त्रिशूल जैसे चिन्ह पूरी तरह से इसे हिंदू वास्तुकला शैली के प्रतिबिंब के रूप में रखते हैं। ओक ने दावा किया कि मुख्य मकबरे के नीचे स्थित तहखाने में कई कमरों को कई वर्षों से बंद ही रखा गया है, स्थायी रूप से उन्हें सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां शिव मंदिर के अवशेष छिपे हुए हैं। बड़ी चीज ये भी है कि इस तरीके की इमारत जिन मुगलिया सल्तनत के लोगों के द्वारा तैयार करने की बात कही जाती है, दुनिया में और कहीं पर भी उस तरीके के स्थापत्य कला के नमूने मिलते नहीं हैं, कम से कम इस तरीके के तो बिल्कुल नहीं। अब इस विवाद ने जिस तरीके से कानूनी रूप लिया वो आज का नहीं है मामला। सन 2000 में ही इस पूरे विवाद ने कानूनी रूप ले लिया था। अब यह विवाद किस तरीके से है? शुरुआत में यह केवल किताबों और बहसों तक सीमित था पूरा विवाद, लेकिन धीरे धीरे यह आगे बढ़ा। सन 2000 में पहली बार देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मामला पहुंचा था। पीएन ओक ने मांग की कि ताजमहल के बंद कमरों को खोल दिया जाए, जो सील है उनकी सील हटाई जाए, खुदाई करके इसकी असलियत का पता लगाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ओक की इस याचिका को पूरी तरह से उस समय पे खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ताजमहल के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में कोई भ्रम नहीं है। कोर्ट ने इतिहास की नई व्याख्या करने के लिए इनकार कर दिया। अब उस समय से यह विवाद पहली बार अदालत में पहुंचने के बाद लगातार सुर्खियों में बना रहा। इसके बाद आगरा कोर्ट में पहली बार कोई बड़ा मुकदमा डाला गया 15 साल बाद, सन 2015 में। आगरा की दीवानी अदालत में अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने एक मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे में मांग की गई कि ताजमहल को हिंदू मंदिर घोषित किया जाए, हिंदुओं को वहां पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया जाए। जिस तरीके से अदालत में ये मामला पहुंचा, इसके बाद इसी सिलसिले के बाद एएसआई ने कोर्ट में अपना हलफनामा दिया। आगरा की दीवानी अदालत में ये जब मामला पहुंचा, जिस तरीके से पहुंचा, उसके बाद एएसआई का जवाब आया, हिंदू मंदिर घोषित करने की मांग की गई। ये विवाद लगातार तब से बना हुआ है। आप देखेंगे भी तो ऊपर जिस तरीके की स्थिति, यानी ये कई जगहों पर जो नक्काशी है इस इमारत में,
उसमें कई ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो हिंदू परंपरा को दर्शाते हैं। अब आज सन 2026 में क्या स्थिति बनी हुई है इस इमारत को लेकर के, यह भी हमें समझना होगा कि इसका मौजूदा स्टेटस है क्या। आगरा की स्थानीय अदालत द्वारा मांग को तकनीकी आधारों पर खारिज किए जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह पूरा मामला पहुंचा। इस कड़ी में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एएसआई से आधिकारिक जवाब मांगा। फिर तकनीकी कारणों से इस पूरे मामले में अब एएसआई और सरकार से जवाब तलब किया गया है। ये इमारत किसी का मकबरा है या ये एक पुराना शिव मंदिर है, इसको किसी से खरीदा गया था या फिर छीना गया था। इतिहास में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से इस इमारत का अपना वर्णन है। क्या इससे पहले का जो वर्णन है, यानी जिस समय से इस इमारत का इतिहास मिलता है, क्या उससे पहले भी कोई वर्णन है? ये सारी चीजें अब एक बार फिर अदालत में पहुंचेंगी, दलीलें चलेंगी और इस बात को समझने समझाने की कोशिश होगी कि दरअसल ताजमहल है क्या। प्रधानमंत्री मोदी को एक और देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इसकी घोषणा की है। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बितांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दिया गया है। भारत इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में 20 समझौते हुए हैं। सबसे अहम ब्रह्मोस डील रही है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच पिछले 4 महीने से बातचीत चल रही थी। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा। इसी के साथ फिलीपींस, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। अब ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया की ये यात्रा, जहां उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सर्वोच्च सम्मान इंडोनेशिया का किसे दिया जाता है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया है, लेकिन इस सम्मान को दिए जाने का भी एक पैरामीटर है जिसे इंडोनेशिया ने बनाया। यह पदक उन नागरिकों को या विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका कार्य इंडोनेशिया की संप्रभुता और प्रगति को मजबूत करता है। द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले, वैश्विक शांति में योगदान देने वाले चुनिंदा विदेशी नेताओं को इस सम्मान से सम्मानित करता है इंडोनेशिया। यह पदक उन नागरिकों या विदेशी गणमान्य लोगों को दिया जाता है जो लोग इंडोनेशिया के साथ में बेहतर समझ बूझ के साथ में दोनों देशों की, यानी अपने देश और इंडोनेशिया के विकास को लेकर के प्रतिबद्धता जताते हैं। उनकी नज़र में इंडोनेशिया का भी व्यापक सम्मान होता है और इंडोनेशिया की ज़रूरतों के साथ साथ जो अगला देश है या जो राष्ट्राध्यक्ष है वो किस तरीके से इंडोनेशिया के बारे में अपने विचार रखता है, ये सारी चीज़ें तौलने के बाद फिर किसी को ये पुरस्कार इंडोनेशिया के लोगों के द्वारा या सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब ऐसा क्या हुआ है कम से कम इस दौरे में जिसकी वजह से इंडोनेशिया को यह लगता है कि उसकी सुरक्षा, उसकी संप्रभुता का भारत सम्मान करता है। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए। जब आप उन समझौतों पर नजर डालेंगे तब यह समझ में आएगा कि इंडोनेशिया आखिर अपने इस पदक को देने के लिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनता है। इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए बड़ा समझौता किया है। फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ये मिसाइल खरीदने वाला तीसरा देश है। ब्रह्मोस भारत
डायनामिक्स लिमिटेड और इंडोनेशिया की रिपब्लिक कॉर्प के बीच भारत की स्वदेशी अस्त्र प्रणाली एयर टू एयर मिसाइल की आपूर्ति के लिए रक्षा समझौता हुआ है और इस समझौते का ये अस्त्र मिसाइल का अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है, पहला भारत को जो इस तरीके का दिया गया है इंडोनेशिया की ओर से। दोनों देश मलक्का जडमरू मध्य के पास स्थित सबांग बंदरगाह का संयुक्त रूप से विकास भी करेंगे। भारत के यूपीआई को इंडोनेशिया के QRIS नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे दोनों देशों के यात्री स्थानीय मुद्रा में तुरंत डिजिटल भुगतान कर पाएंगे। भारत का चुनाव आयोग इंडोनेशिया के कई द्वीपों वाली भौगोलिक स्थिति के अनुकूल विशेष ईवीएम विकसित करने और तकनीकी सहायता देने में भी मदद करेगा। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू हैं, वहां पर भी आम चुनाव होते हैं, लेकिन दुनिया में हम इकलौते हैं, अपनी तरह के अनोखे हैं, जहां पर ईवीएम को न सिर्फ इजाद किया गया बल्कि ईवीएम के जरिए हम बहुत ही तेजी से अपनी चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने में आज की तारीख में समर्थ हैं। और इसी का नतीजा है कि सिर्फ रक्षा प्रणाली ही नहीं, जहां जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, लोगों की भावनाएं हैं, वहां पर भी हमारा चुनाव आयोग अब अपनी पहुंच पकड़ बनाने जा रहा है। यानी रक्षा सौदे तो हो ही रहे हैं, लोकतंत्र दुनिया में किस तरीके से बहाल हो, बेहतर हो, इसकी चिंता भी भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया है। उन्होंने क्या कहा है, ये भी सुनिए। उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आने वाले कुछ देशों के दौरे पर निकले हैं। किन किन देशों का वो दौरा करेंगे, किस तरीके की इस दौरे की संभावनाएं हैं, ये भी हम आपको बताते हैं, ताकि इस दौरे से भारत को क्या हासिल होने वाला है, इस दौरे से दूसरे देशों को क्या मिलने वाला है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के हिस्सों को मिलाकर बनने वाला सबसे बड़ा समुद्री इलाका है। इसमें एशिया के देश भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और आसियान देश शामिल हैं। ओशिनिया के देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या है? उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी तटीय इलाके भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरीके से ये एक ऐसा इलाका तैयार हो जाता है जो अपनी तरह से एक बड़ा दुनिया का हिस्सा कवर करता है। और इसी इंडो पैसिफिक पूरे इलाके में भारत के जो रिश्ते हैं वो अन्य देशों के साथ किस तरीके से बेहतर हों, इसकी चिंता की जा रही है। ये पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को भी हम आपको बताते हैं। इंडो पैसिफिक जो नेशंस हैं, जिस तरीके की स्थितियां हैं, उसमें क्यों आखिर इस तरीके की
चीज़ों को लेकर के चलना ज़रूरी है, इस दौरे की महत्ता इससे भी समझी जा सकती है। ये क्षेत्र वैश्विक व्यापार की लाइफलाइन है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत, चीन, इंडोनेशिया, ये सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसी क्षेत्र का हिस्सा हैं। वैश्विक जीडीपी का करीब 60% हिस्सा जो है वो इन्हीं इलाकों से आता है। इस क्षेत्र में समुद्रों में भारी मात्रा में मछलियां, प्राकृतिक गैस, तेल और समुद्र के खनिज मौजूद हैं जिनका खनन होता है। ये क्षेत्र व्यापार के लिहाज से दुनिया का सबसे व्यस्ततम मार्ग है और इसी पर अब भारत अपनी कूटनीति को, विदेश नीति को आगे बढ़ा रहा है। इंडो पैसिफिक शब्द ये अचानक चर्चा में क्यों आया है, ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। पहले दुनिया के इस क्षेत्र को केवल एशिया पैसिफिक कहा जाता था। भारत शामिल नहीं था, लेकिन वर्षों में इसे इंडो पैसिफिक कहा जाने लगा जब भारत इसमें, इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने का एक तो प्रयास हुआ और हिंद महासागर में चीन अपना सैन्य और आर्थिक प्रभाव लगातार बढ़ाता जा रहा है। वो छोटे देशों के समुद्री क्षेत्रों पर अपना दावा करने लगा है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी वैश्विक शक्तियों ने भी इसे जब महसूस किया, तब चीन को अकेले नहीं रोका जा सकता, ये बात भी दुनिया की समझ में आई। चीन के बढ़ते आक्रामक रुख को संतुलित करने के लिए भारत को इस क्षेत्र का एक प्रमुख रणनीतिक खिलाड़ी माना गया और इस क्षेत्र को इंडो पैसिफिक कहा जाने लगा। यानी जो पहले एशिया पैसिफिक था वो अब इंडो पैसिफिक है, चाइना पैसिफिक नहीं है। यानी भारत इस पूरे क्षेत्र को लीड कर रहा है। इंडोनेशिया के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और देशों का भी दौरा करेंगे। वहां पर किस तरीके के उनके कार्यक्रम हैं, वो कौन कौन से देश हैं, इंडो पैसिफिक ऐसे देश जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, इस चीज को भी आप समझिए। इंडो पैसिफिक दौरे के अगले चरण में प्रधानमंत्री अपने दौरे को आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड का भी दौरा करेंगे। इन दोनों देशों से भी भारत के जो सामाजिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक रिश्ते हैं उनका आदान प्रदान होगा और इस तरीके से इस पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत जिस तरीके की अगुवाई कर रहा है उसको और ज़्यादा बल मिलेगा, न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिहाज से बल्कि चाइना जिस तरीके से एक के बाद एक देशों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है, उनको कर्जदार बना रहा है, उन चीज़ों से भी धीरे धीरे इस इलाके को बाहर लाने का एक प्रयास होगा। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात बाबा भोलेनाथ की। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग लगभग पूरी तरह पिघल गया है। सिर्फ 5 दिन हुए हैं यात्रा के। 57 दिन चलने वाली यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी। यात्रा के पहले 4 दिनों में करीब 86,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। यात्रा के लिए इस साल 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी अभी 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करने को बचे हुए हैं जिन्हें दर्शन करने हैं। लेकिन जिस तरीके का शिवलिंग हमने आज से 4 दिन पहले देखा था, अब वो स्थिति नहीं है। शिवलिंग लगातार पिघल रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण हमारी ग्लोबल वार्मिंग है। जिस तरीके से
ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध, उधर यूक्रेन और रशिया का युद्ध, इसके साथ साथ अल नीनो का प्रभाव, ये सब कुछ मिलाकर इस हिमालयी क्षेत्र में अमरनाथ की जो पवित्र गुफा है वहां पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। लेकिन भरोसा भी इन्हीं बाबा भोलेनाथ पर है और उम्मीद भी भारत का हर इंसान ईश्वर से ही करता है कि जो भी इस तरीके की समस्याएं हैं उनका निदान प्रभु की शरण में ही है। फिलहाल प्रभु भी इंसानी कारनामों से परेशान ही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में ये दुनिया और ज़्यादा बेहतर और स्थिर होगी। फिलहाल हम आपको छोड़े जाते हैं बाबा बर्फानी की इन्हीं तस्वीरों के साथ। वंदे राष्ट्र।